हेलो एवरीवन, ये अगेन ज्योग्राफी सीरीज़ की वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है ज्योग्राफी सीरीज़ की जो कि आईसीएसई के बच्चों के लिए है, क्लास 10th के। ये लास्ट वीडियो इस वजह से है बिकॉज दिस इज़ द लास्ट यूनिट ऑफ योर कोर्स। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग that recently ICSE has posted few notifications on their website, and in those notification there are few important points which I have covered in this video. So if you want to see the notifications कि क्या notifications आए हैं क्लास 10th और क्लास 9th के लिए इस साल लेटेस्ट नोटिफिकेशन, तो इस वीडियो के एंड में वो डिस्कस है और वो लिंक दे रखा है। ओके, सो यू कैन गो टू दैट लिंक एंड यू कैन सी दी प्रॉपर नोटिफिकेशंस। So now starting with this last video of geography, आपको पहले ही बताया गया था इसके बाद हम हिस्ट्री सिविक्स ऑफ क्लास 10th एंड हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी ऑफ क्लास 9th भी स्टार्ट करेंगे। ये सीरीज़ भी हम स्टार्ट करेंगे, राइट। सो दिस यूनिट्स नेम इज़ वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट, यू ऑलरेडी नो वेस्ट, पहले वेस्ट होता क्या है। वेस्ट इज़ एनी टाइप ऑफ रबिश जो आपके यूज़ में नहीं है, जिसका आप इस्तेमाल, किसी चीज़ का इस्तेमाल करने के बाद जो चीज़ बच जाती है, रेसिड्यू बच जाता है, दैट इज़ वेस्ट। जिसको आप फेंकते हैं, आपके काम का नहीं रहा, दैट इज़ वेस्ट। सो बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट इज़ दैट मैनेजिंग दैट पर्टिकुलर वेस्ट। उस वेस्ट को किसी तरीके से मैनेज करना और उसको डिस्पोज करना जिससे कि वो आपके एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाए। सो दैट इज़ वेस्ट मैनेजमेंट। ये इट इज़, देखिए ये एक डेफिनेशन दे रखी है, अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ एंड एक्शंस रिक्वायर्ड टू मैनेज वेस्ट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन इन टू इट्स फाइनल डिस्पोजल। दिस इंक्लूड्स द कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट टुगेदर एंड मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। सो दिस इज द प्रॉपर definition of waste management. Waste management practice are not uniform. वेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है, वेस्ट मैनेजमेंट अलग अलग कंट्रीज़ में अलग तरीके से करा जाता है। वाई? बिकॉज कुछ कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड हैं, कुछ एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ हैं, कुछ इंडस्ट्रियल बेस्ड कंट्रीज़ हैं। तो हर कंट्री में अलग अलग तरीके का वेस्ट होता है। तो वहाँ पर जब अलग अलग तरीके का एनवायरनमेंट है, अलग अलग अप्रोचेस ही यूज़ करनी पड़ती हैं उन्हें, राइट। अ लार्ज पोर्शन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस डील विद म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ज़्यादातर पोर्शन वेस्ट मैनेजमेंट डील करता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, विच इज़ द बल्क ऑफ द वेस्ट दैट इज़ क्रिएटेड बाय हाउस होल्ड, इंडस्ट्री एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। सो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या है? जो हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको वेस्ट मिलता है वो। हाउस होल्ड वेस्ट कैसे हो गया? जैसे कि हाउस होल्ड में आप सामान खाने के लिए लेकर आते हैं तो उसके रैपर्स वगैरह होते हैं, दैट इज़ वेस्ट। और इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री में कोई सामान यूज़ होता है, उसके केमिकल निकलते हैं, पानी में चले जाते हैं, दैट इज़ केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसी तरह से कमर्शियल वेस्ट, किसी कमर्शियल यूज जगह पर सामान यूसेज होने का जो फेंका जाता है, दैट इज़ कमर्शियल एक्टिविटी वेस्ट। वेस्ट को आप रबिश, गार्बेज, रिफ्यूज़ या फिर ट्रैश भी कहते हैं। बेसिकली MSW जो है वो आपके इसी वीडियो में एंड में ज़्यादा एक्सप्लेन्ड है विद इट्स चार्ट के साथ एक्सप्लेन्ड है, तब आपके समझ में आ जाएगा, अगर अभी आपके समझ में नहीं आया है तो। सो कमिंग टू द स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप, व्हाट इज स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप? लैंड स्पॉइलेज इज़ द पॉल्यूशन ऑफ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी कि अगर आपका जो लैंड है वो पॉल्यूट हो रहा है, किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज़ या फिर नेचुरल कॉजेज़ की वजह से। और उससे क्या हो रहा है? उससे डिग्रेड हो रही है आपकी क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी गिरती चली जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा? कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे? जिससे कि लो प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, सॉइल इरोजन होगा, एट्सेट्रा। सो स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप बेसिकली इज आपके लैंड को ह्यूमन एक्टिविटी या फिर नेचुरल कॉजेज़ की वजह से उसकी क्वालिटी डिग्रेड होना और उसके कॉन्सिक्वेंसेस लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी या सॉइल इरोजन इस तरीके के आना, दैट इज़ स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप। स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। यानी कि ये किससे लिंक है? अगर आपका जो वेस्ट है उसके आप प्रॉपरली डिस्पोज नहीं कर रहे हैं तो इससे लिंक्ड है ये। द वाटर एक्यूमुलेशन नॉट ओनली ruins the natural beauty of the land but also provide a
होम टू रैट्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो नेचुरल ब्यूटी जो हमारे लैंडस्केप की है सिर्फ उसको ख़राब नहीं कर रहा है, तब ये चूहों का घर बन जाता है, चूहों को घर देता है। और डिसीज़ कैरिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म जिनसे डिसीज़ हो सकते हैं वो पनपते हैं इसमें। सोर्सेज ऑफ दीज वेस्ट मे बी पेपर मिल, यानी कि इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? पेपर मिल हो सकते हैं, फर्टिलाइज़र्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, माइंस, ये सब की वजह से ऐसा हो सकता है कि स्पॉइलेज ऑफ लैंड हो। अब पॉल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। वाटर पॉल्यूशन आपने देखा होगा, एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, अलग अलग तरीके पॉल्यूशन होते हैं। तो पहले हम एयर पॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। सो बेसिकली ड्यू टू एनी वे, ड्यू टू हार्मफुल थिंग्स, जो आपका एयर है पॉल्यूट हो रही है, आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है किसी भी गैसेस की वजह से या कुछ ऐसे केमिकल्स की वजह से, तो उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि आपके व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स में से पेट्रोल का धुआं निकलता है तो वो एयर पोल्यूशन करता है। आपके एसीज़ में से जो निकलती है गैस वो एयर पोल्यूशन करती है। तो किसी भी वजह से अगर आपका एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, एयर एनवायरनमेंट, आपका एटमॉस्फेयर, सो दैट कम्स अंडर द एयर पोल्यूशन। सो कुछ ऐसी गैसेस हैं जो एयर पोल्यूशन जिनकी वजह से बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, in cities a gas called ozone is the major cause of air pollution. Ozone is also a greenhouse gas that can be both good, देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, both good and bad। आपने अभी तक ये सुना होगा ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर हमारी मदद करती है, लेकिन यहाँ पर तो लिखा है ओजोन आपके लिए ख़राब भी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली क्या है, ये हमारी अर्थ है और अर्थ के दो एटमॉस्फेयर है। ये हमारा इनर एटमॉस्फेयर हो गया, यह हमारा आउटर एटमॉस्फेयर हो गया। तो इनर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है हमारी, वो हमारी बैड ओजोन है, और हमारे आउटर एटमॉस्फेयर में जो हमारी ओजोन है दैट इज़ गुड ओजोन है। ऐसा क्यों? बिकॉज ओजोन एक तरीके से एटमॉस्फेयर पे ब्लैंकेट की तरीके से काम करती है, जिससे कि सन की रेज़ को वो अंदर फिल्टर करके भेज रही है, उतनी अल्ट्रावायलेट रेज़ नहीं आ पाती हैं, ठीक है। तो एक वो कवरिंग ब्लैंकेट करके वर्क करती है। तो इसी वजह से जब ये ब्लैंकेट कवर हो रहा है तो ओजोन जो अंदर है वो भी एक ब्लैंकेट कवर कर लेती है, क्योंकि यहाँ से जितना भी पॉल्यूशन होता है वो हवा में रहता है और वो जो है बाहर नहीं जा पाता है। बाहर ना जाने की वजह से ये जो ओजोन है वो हमारे लिए बुरी साबित होती है। और ये हमारे लिए क्यों अच्छी साबित होती है? क्योंकि वो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी उनको ये प्रोटेक्ट करती है। सो ओजोन कैन बी गुड और बैड ऑल्सो। सो इनर ओजोन इज़ बैड ओजोन एंड आउटर ओजोन इज़ गुड ओजोन। यही चीज़ इसमें समझाई गई है। अब देखिए, आपने रीसेंट ईयर्स में स्मॉग सुना होगा। स्मॉग क्या होता है? जब हमारे एयर हमारा कंबाइन हो जाते हैं ओजोन से, यानी एयर जो है, एयर में जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो ओजोन की वजह से कंबाइन होते हैं, तो वो स्मोक क्रिएट कर लेते हैं। स्मोक का मतलब क्या हुआ? स्मोक का मतलब फॉग तो आप जानते ही होंगे, जैसे विंटर से फॉग होता है उस तरीके का क्रिएट हो जाता है। आपका ये एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए ये किसी एनसीआर एरिया की जगह है, बिल्कुल क्लीन है, और यहाँ पर ये कैसी है, यहाँ पे धुंधली हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्मॉग है, फॉग नहीं है, स्मॉग है। स्मॉग मतलब जो पॉल्यूटेड फॉग एक तरीके से जो होता है दैट इज़ कॉल्ड स्मॉग, ठीक है। ये इस वजह से नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ठंड है, ठंड में जो होता है वो फॉग होता है, लेकिन जो पॉल्यूशन की वजह से ऐसी फॉर्मेशन बन जाती है दैट इज कॉल्ड स्मॉग। सम कॉमन हजार्ड्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से कौन कौन से कॉमन हजार्ड्स हैं? सबसे बड़ी चीज़ आपने बहुत बार सुना होगा, ताजमहल पीला क्यों पड़ रहा है? एसिड रेन की वजह से पड़ रहा है। तो एसिड रेन है क्या? एसिड रेन ये है सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है वो हमारे एयर में मॉइस्चर होता है उसके साथ मिक्स हो जाती है, और वो कन्वर्ट किस में हो जाती है? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में। तो इस वजह से रेन जो होती है वो एसिडिक हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग, हम इतनी तरीके की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से अलग अलग तरीके गैसेस निकलती हैं। वो गैसेस हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है, गर्मी बढ़ रही है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग हो गई, एयर पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू दीज टाइप ऑफ हजार्ड्स। फिर उसके बाद लोअर ओजोन लेयर, जो आपको अभी ऊपर समझाया गया था, लोअर ओजोन लेयर जो है वो हमारी बैड ओजोन लेयर है,
ओके। स्मॉग देखिए, यही चीज़ आपको समझाई गई है स्मॉग, पर स्मॉग के दो टाइप्स हैं, एक लंदन टाइप स्मॉग होता है और फोटोकेमिकल स्मॉग। इसको लंदन टाइप स्मॉग नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि 1905 में लंदन में सबसे पहले देखा गया था। ऑकर्स व्हेन मॉइस्चर इन एयर कंडेंस द स्मोक पार्टिकल प्रोड्यूस बाय बर्निंग कोल्स। तो ये बेसिकली क्या है, जब मॉइस्चर हमारा एयर में होता है वो स्मोक पार्टिकल्स के साथ कंबाइन हो जाता है, जो कि कोल के बर्न करने की वजह से क्रिएट हुए थे। इससे हमारे लंग डिसीजेस काफ़ी होते हैं। सो दैट इज़ लंदन टाइप। और हमारा फोटोकेमिकल स्मोक कौन सा है? एयर पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल मिक्सेस। ठीक है, तो हमारा इंडस्ट्रीज ऑटोमोबाइल से जो भी हमारा पॉल्यूशन होता है मिक्स हो जाता है, उसकी वजह से व्हेन ऑकर्स इन सनलाइट एंड हीट कॉज केमिकल रिएक्शन। और हमारा सनलाइट और हीट के बीच में जब होता है तो एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट होती है, और केमिकल रिएक्शन क्रिएट होने से क्या होता है, फॉर्म्स टॉक्सिक केमिकल्स लाइक ओजोन। उससे टॉक्सिक केमिकल्स बन जाते हैं जैसे कि ओजोन। और इससे क्या हमें दिक्कत पड़ सकती है, ये इरिटेट करता है हमारी आइज़, नोज़, थ्रोट्स, और इससे हमारे लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं। अब देखिए कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स दिए हुए हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, बार बार हम कहते हैं कि आप हमेशा वीडियो को पॉज करके नोट ज़रूर बनाइए, विदाउट नोट्स बनाएं आपको ये चैप्टर समझने नहीं आएगा। ओके, एंड बुक को ज़रूर रेफ़र करें क्योंकि ये जितनी वीडियोस हैं ये एक अपर लेवल पे आपको ऊपर से चैप्टर की समझ देने के लिए और मेन पॉइंट्स बताने के लिए होती है, बट इन वीडियोस में सारी नॉलेज नहीं है, राइट। सो बुक को ज़रूर रेफ़र करें। सो एयर पॉल्यूटेंट्स और ये किस तरीके के इनके सोर्सेज और ये ह्यूमन पे किस तरीके इफेक्ट देते हैं वो ये हैं। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं एक बार। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, बर्निंग, ट्रांसपोर्टेशन, कंबंशन ऑफ फ्यूल, इससे क्या क्या होता है ये दिया हुआ है। हेडेक हो जाता है, डेथ ऑफ एनिमल्स इसमें है, डिसफॉर्मिटी, एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। O3 यानी कि ओजोन से क्या पड़ता है, हाइड्रोकार्बन से क्या दिक्कत आ सकती है, ये दिया हुआ है। अब वाटर पोल्यूशन क्या है भाई? वाटर पोल्यूशन किसी भी केमिकल की वजह से कोई चेंज हो रहा है हमारे कलर में या फिर उसकी ओडोर में, ओडोर यानी कि स्मेल, उसमें वाटर में फ़र्क आया है और वो वाटर लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है, तो वो वाटर पोल्यूटेंट कहलाएंगे। ठीक, कलर और ओडोर में फ़र्क पड़ना पानी के और वाटर लाइफ पे फ़र्क पड़ना, तो इसका मतलब ये वाटर पोल्यूशन हुआ है। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? इंडस्ट्रियल वेस्ट, आपने कई बार देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनकी पाइपलाइंस होती हैं, वो दिल्ली में खासकर यमुना नदी में जाता है वो उनका पानी, गंदा पानी, तो केमिकल होता है उसमें काफ़ी सारा, तो दैट इज़ इंडस्ट्रियल वेस्ट। सीवेज एंड वेस्ट वाटर, हमारा भाई सीवेज, नालियाँ वगैरह का पानी जो होता है वो कहाँ जाता है? माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से। मरीन डंपिंग, ये पॉइंट्स आपको अभी समझ में आ जाएगा जब हम डंपिंग या फिर ये लैंडफिल्स यूज़ करेंगे टर्म आगे, तब आपके समझ में आ जाएगा। एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज, यानी कि कहीं पर पानी के नीचे पाइप्स लगे हुए हैं, पाइपलाइंस बिछी हुई हैं और वो लीकेज हो गई। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये भी आपको यूथ्रोफिकेशन के अंदर समझ में आ जाएगा। केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड से क्या हो रहा है एक्चुअली, चलिए आपको यही बता देते हैं। मान लीजिए एक खेत है आपका और यहाँ पर नहर बह रही है, कनाल है कोई मान लीजिए, तो यहाँ पर आप बहुत सारा फर्टिलाइज़र जो आप यूज़ कर रहे हैं वो किसी तरीके से बह के इसके अंदर चला गया। जब इसके अंदर जाएगा तो ये हमारे इसको गलत इफेक्ट डालेगा कैनाल को, ठीक है। तो ये सीन है इसमें। लीकेज ऑफ सीवर लाइंस, ग्लोबल वार्मिंग, रेडियो एक्टिव वेस्ट, अर्बन डेवलपमेंट की वजह से, लीकेज ऑफ लैंडफिल्स, एनिमल वेस्ट, अंडरग्राउंड स्टोरेज लीकेज जो एक तरीके से एक्सीडेंटल ऑयल लीकेज की तरह है। यूथ्रोफिकेशन अभी आपके समझ आ जाएगा, नीचे यही डिस्कस है, एसिड रेन आपको बता चुके हैं। यूथ्रोफिकेशन क्या है? यूथ्रोफिकेशन देखिए, अगर किसी भी कारण से जो वाटर बॉडी है, रिवर, लेक, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ गए तो उसे यूथ्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स बढ़ने की वजह से क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स बढ़ने की वजह से जो पानी के ऊपर की जो सतह होगी,
वहाँ पर प्लांटेशन होने लगेगी, इस जगह पर प्लांटेशन होने लगेगी। और प्लांटेशन होने की वजह से जो अंदर ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके पास तक सनलाइट नहीं पहुँचेगी, ठीक। तो अंदर की जो लाइफ होगी, मरीन लाइफ, ये डिस्टर्ब हो जाएगी। इवन जो ऊपर की प्लांटेशन होगी वो आपका O2 यानी ऑक्सीजन भी सारा पानी से ले लेगी, तो अंदर की जो मरीन लाइफ है उसे ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी। तो इस वजह से अंदर की मरीन लाइफ और फिश लाइफ को ये दिक्कत करता है, उसकी वजह से फिशेस मर जाती हैं, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं इस तरीके से। देखिए फर्टिलाइज़र्स हैं, फर्टिलाइज़र से जो भी आपके फर्टिलाइज़र्स आ रहे थे वो बह के इसमें आ गए और इस पूरे पे काई सी जम गई ऊपर पानी के ऊपर। एल्गी, ये एल्गी बूम कहलाता है कि एल्गी बहुत सारे बन गए। एल्गी बनने की वजह से जो नीचे जो सनलाइट थी, जो यहाँ पूरी अंदर तक जा रही थी, वो अब कहाँ तक रुक गई, वो यहाँ तक रुक गई। यहाँ पर रुकने की वजह से क्या दिक्कत आई कि भाई जो ये लाइफ थी हमारी, ये इसको नुकसान पहुँचा, अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाई, सनलाइट नहीं पहुँच पाई और अंदर की लाइफ सफोकेट होकर मर गई। ओके, यही चीज़ इसमें एक्सप्लेन्ड है प्रॉपर तरीके से, जो चीज़ आपको बताई गई है। तो इसलिए आप वीडियो रोक के पॉज करके इनको सबको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड है ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स क्या है भाई? कभी कभार क्या होता है कि जब पाइपलाइंस बिछी हुई होती हैं किसी वाटर बॉडी के अंदर, या फिर कोई शिप है वो ऑयल, पेट्रोलियम, लिक्विड या फिर कोई सी वैसी चीज़ जो पानी के अंदर नहीं मिलती है, इस तरीके के ऑयल को लेकर जा रही होती है, उसकी लीकेज हो गई, उसकी वजह से पूरी मरीन लाइफ में जो है इस तरीके से ऑयल चला जाता है। इस ऑयल से क्या होता है, इस ऑयल, ये जो ऑयल है बड़ा गलत इफेक्ट देता है किस पे, मरीन लाइफ पे। क्योंकि मरीन लाइफ पे कैसे गलत इफेक्ट देता है, अगर वो मरीन लाइफ अंदर की फिशेस इसको कंज्यूम कर लें तो वो मर जाएंगी, ठीक। यहाँ का वाटर पॉल्यूटेड हो गया, अब यहाँ पे ऑक्सीजन सही से डेवलप नहीं हो रही है, सनरेज ढंग से नहीं पहुँच रही, तो मरीन लाइफ हमारी जो है इस तरीके से डेंजर में आ गई ऑयल स्पिल्स की वजह से। नेक्स्ट है आपका सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन यू ऑलरेडी नो, सॉइल पोल्यूशन को सॉइल कंटेमिनेशन भी कहते हैं। किसी भी वजह से अगर हमारा जो लैंड है उसके अंदर किसी भी आपकी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, नेचुरल एक्टिविटी की वजह से आपकी सॉइल ख़राब होने लगी, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, इरोजन होने लगा, इस वजह से सॉइल पोल्यूशन, हमारी सॉइल ख़राब हो रही है। सो दैट इज़ सॉइल पोल्यूशन। ये किस किस वजह से हो सकती है? सॉइल इरोजन की वजह से हो सकती है, ठीक। हाउस होल्ड वेस्ट आप ऐसे ही फेंक देते हैं, इस वजह से हो सकती है। प्लास्टिक आपने लैंड में इतनी पड़ी हुई है कि उसके लैंड के नीचे दब जाती है और वहाँ की प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। आपकी माइनिंग की वजह से, आप माइनिंग कर रहे हैं, माइनिंग के जो सॉइल को खोदते जा रहे हैं, तो वहाँ की जो सॉइल है वो स्टेबल नहीं रह पा रही है, तो इस वजह से। एग्रीकल्चर की वजह से, आप एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ पे जब आप कटाई करते हैं तो आप जितनी भी आपके जब आप बोते हैं वहाँ पर आपकी क्रॉप, तो वहाँ का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होते चले जाते हैं, क्योंकि उससे न्यूट्रिएंट से आपकी क्रॉप बन चुकी है, तो जो आपका जो लैंड होता है वो हल्के हल्के बंजर होना चालू हो जाता है। तो ये कुछ रीजंस हैं सॉइल पॉल्यूशन के। बायोमैग्निफिकेशन, देखिए बायोमैग्निफिकेशन बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि जो फूड चेन है, मान लीजिए पानी के अंदर कोई अगर ख़राब चीज़ मिल गई, फिर उसको बहुत छोटे जीवों ने खाया, फिर उससे ज़ूप्लैंक्टन्स ने इन जीवों को खाया, ज़ूप्लैंक्टन्स ने स्मॉल फ़िश को खाया, फिर बड़ी फ़िश ने स्मॉल फ़िश को खाया, ईगल ने बड़ी फ़िश को खाया। तो एक तरीके से वाटर से लेके ये जितना भी केमिकल्स इसके अंदर मिले होंगे और जो दिक्कत वाटर को होगी, वो जैसे जैसे फूड चेन में चीज़ें खाती रहेंगी, उसे कंज्यूम करती रहेंगी, उसी तरीके से कंटेमिनेशन वो अगले हर लेवल पे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो जितनी दिक्कत पानी में इस जगह पर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ के अब ईगल के अंदर हो गई होगी, ठीक। तो ये आपका बायोमैग्निफिकेशन था। अब इसको एक तरीके से ये समझ लीजिए, मान लीजिए ये फ़िश है छोटी सी, इसको किसने खाया? इसको लार्ज फ़िश ने खा लिया, लार्ज फ़िश ने। और फिर इसको किसने खा लिया? ह्यूमन ने खा लिया,
ठीक। तो जैसे जैसे ही फूड चेन आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे जो यहाँ पर दिक्कतें थी, केमिकल्स जो थे, वो रिएक्शन यहाँ पर बढ़ती जाएगी। जितना आगे बढ़ती जाएगी उतनी दिक्कत फील होते जाएगी अगले पार्ट को। अब हज़ार्डस कॉजेज़ ऑफ वेस्ट क्या है भाई? हेल्थ हज़ार्ड कॉजेज़ किस तरीके के होते हैं? देखिए, एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इनएफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एक जगह पर वेस्ट का इकट्ठा होना क्यों है, क्यों, किसका रिजल्ट है कि आपका एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था वेस्ट डिस्पोजल करने का, और जो इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को और स्प्रेड करता है इन्फेक्शियस डिसीजेस। Improper practice such as dumping of biomedical waste in municipal dustbins, open escapes spaces, वाटर बॉडीज़ लीड टू स्प्रेड ऑफ डिसीज़। यानी डंपिंग का मतलब क्या हुआ? कोई सी भी चीज़ अगर ख़राब हो चुकी है तो उसको आप कहीं ना कहीं फेंकेंगे। मान लीजिए हॉस्पिटल में अगर आप हैं, वहाँ पे इंजेक्शन आपने यूज़ कर लिया, सिरिंज यूज़ करी, अब आपने एक इंसान पे एक सिरिंज यूज़ कर ली, यूज़ करने के बाद तो ये ख़राब हो गई ना, तो इसे फेंकना तो पड़ेगा, तो इसको बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। और इसको फेंकना या फिर कहीं पर इसको डिस्पोज करना, उसे डंपिंग कहा जाता है। डंपिंग का मतलब हो गया किसी भी वेस्ट को ठिकाने लगाना, दैट इज़ डंपिंग। अब ये किस तरीके से लगाते हैं ठिकाने, दैट वी विल डिस्कस। अब इसके अलावा रेडियो एक्टिव वेस्ट से काफ़ी सीरियस हज़ार्ड्स हो जाते हैं। प्लास्टिक कभी कभार एनिमल्स खा लेते हैं तो उससे वो चोक हो जाते हैं। इंजरीज़ हो जाती हैं काफ़ी सारे एनिमल्स को, अगर कोई शार्प चीज़ फेंक दी, मान लीजिए आपने केन है, आपने पेप्सी की केन पी और वो केन फेंक दी तोड़ ताड़ के, तो वो एनिमल के लग सकती है, चुभ सकती है। रिस्क एसोसिएटेड विद हज़ार्डस केमिकल्स, कोई जो लोग मान लीजिए कुछ बहुत हज़ार्डस केमिकल्स जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं उनको संभालते हैं, तो जो हैंडलिंग कर देते हैं लोग, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा रिस्क अटैच्ड है। इंजरीज फ्रॉम शार्प एक्सपोजर टू हार्म केमिकल वेस्ट, रेडियोएक्टिव वेस्ट कैन ऑल्सो कॉज, ये ऊपर की तरह ही पॉइंट है। फिर ई वेस्ट कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, यानी कि आपका मोबाइल, कंप्यूटर, आपका टीवी, फ्रिज, अगर जब ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो इन्हें आप कहीं ना कहीं फेंकते हैं, कबाड़ में दे देते हैं। तो ये जो बेसिकली जो आप यूज़ कर रहे थे, इस वेस्ट को ई वेस्ट कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, ई वेस्ट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसी वजह से ई वेस्ट को हमें रीयूज़ कर लेना चाहिए किसी न किसी तरीके से, कोई रिसाइकलिंग का प्रोसेस ढूंढना चाहिए, क्योंकि इसका जो डिस्पोजल है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसमें प्लास्टिक और मेटल्स होते हैं, और प्लास्टिक और मेटल्स जैसी चीज़ जल्दी एनवायरनमेंट में घुल नहीं सकती, वो बहुत हज़ारों सालों तक मतलब सॉइल, आपका एनवायरनमेंट ख़राब करती रहेंगी। आप अभी एक प्लास्टिक ज़मीन के अंदर दफना दीजिए, 10 साल बाद वो ऐसे ही मिलेगा। ठीक है। अब इफ़ेक्ट्स ऑन एक्वाटिक लाइफ क्या है? एक्वाटिक लाइफ पे किस तरीके से हो रहा है? व्हेन अ टॉक्सिक वेस्ट हार्म्स वन ऑर्गेनिज्म, इट एंड अप डिस्ट्रॉइंग द एंटायर फूड चेन ऑफ एक्वाटिक लाइफ। ये चीज़ आपको यूट्रोफिकेशन ऊपर बताया था, उसी की तरीके से है कि अगर कोई टॉक्सिक ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट करता है तो इस ऑर्गेनिज्म को बड़ा ऑर्गेनिज्म खाएगा, फिर इसको अगला ऑर्गेनिज्म खाएगा, तो इस तरीके पूरी जो फूड चेन है उसको इफ़ेक्ट करता है। तो इम्प्रॉपरली डिस्पोज केमिकल पॉल्यूट मरीन लाइफ एंड किल सी एंड मैमल्स, कॉरल्स, फिश। तो इम्प्रॉपरली अगर केमिकल वे आपने डिस्पोजल करा है तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करेगा, मार देगा हमारे सी के क्रीचर्स को। एट द सेम टाइम सी बर्ड्स आर अफेक्टेड बिकॉज दे ईट फिश, और वही फिश को अगर सी बर्ड्स खा लेंगे तो वो भी इफेक्ट हो जाएंगे। इन अ मैटर ऑफ फैक्ट, एनी ऑर्गेनिज्म दैट डाइजेस्टेड अफेक्टेड मरीन लाइफ कैन हैव डाइवर्स इफेक्ट। सो इसका मतलब क्या हो, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म अगर उसने कोई सी भी इफेक्टेड मरीन लाइफ फिश को खा लिया है, मरीन लाइफ को खा लिया, तो उसके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। द लॉन्ग लिस्ट ऑफ हार्मफुल पॉल्यूटेंट डिस्ट्रॉइंग मरीन लाइफ ऑन लैंड इंक्लूड। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो मरीन लाइफ को इम्पैक्ट कर रही हैं? कोई से भी केमिकल प्रोडक्ट्स, गार्बेज आप डाल देते हैं, वेस्ट वाटर, गंदा पानी, फार्मिंग की वजह से जो वहाँ पे एल्गी बूम हो रहा है उस वजह से, एसिड रेन की वजह से। ठीक, ये सब चीज़ें जो हैं आपके मरीन लाइफ को नुकसान पहुँचा रही हैं बहुत बुरी तरीके से। देखिए, आप इस तरीके से फेंक देते हैं अपना घटिया गंदा सामान, आप नहीं हम भी,
इंसान इस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को ख़त्म करता जा रहा है। और देखिए बेचारे किस तरीके से टॉर्टॉइस किस तरीके लिपटा हुआ है। तो ये सब हम ही इंसान ही हैं जो पूरी दुनिया को बेकार कर रहे हैं। एनिमल्स नहीं करते हैं, एनिमल्स नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हम ही करते हैं सब कुछ गंदा, आप और हम। शायद अगर इंसान नहीं होता तो शायद दुनिया ज़्यादा अच्छी होती। खैर, नीड ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, WASTE होता है वेस्ट की स्पेलिंग, ठीक है। सो ग्रोइंग इंडस्ट्री लीड्स टू मोर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ने तो पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से आपको वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्राउड ज़्यादा बढ़ रहा है तो लोग ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा वेस्ट क्रिएट हो रहा है, इसलिए आपको वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। जब ज़्यादा बढ़ रहा है क्राउड तो हवा से होने वाली और पानी से होने वाली डिसीज़ें बढ़ती जा रही हैं, लैंडस्केप ऑफ स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपका गलत इफेक्ट डाल रही हैं एनवायरनमेंट को। डंपिंग ई वेस्ट को डंप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज सा आ चुका है मेट्रो सिटीज़ में। हमें क्या करना चाहिए भाई, हमें पॉल्यूशन पे रेस्ट्रिक्शन करनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पर रखनी है। डस्टबिन्स 3-3 4-4 तरीके लाई जिसमें पता चले कि भाई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहाँ रखना है, केमिकल वेस्ट कहाँ रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। डिस्पोजल हमें वेस्ट को तरीके से करना चाहिए। लॉस थोड़े हमारे स्ट्रिक्ट होने चाहिए। फार्मर्स को एजुकेट करना चाहिए कि भाई ध्यान रखें कि वाटर बॉडीज़ में उनके फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स ना जाएं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रॉपर होनी चाहिए। कई बार हमारे ट्रक्स जो होते हैं आपने देखे होंगे रास्ते में, वो गंदगी गिराते हुए जाते हैं और इससे काफ़ी दिक्कत होती है। प्रॉपर सेग्रीगेशन, यानी कि वेस्ट अगर आप एक डस्टबिन आज की डेट में लेंगे, आप अपने घर में देख लीजिएगा, आपने हर गंदी चीज़ एक ही डस्टबिन में डाल रखी होगी। आपने ये नहीं करा होगा कि बायोडिग्रेडेबल को अलग कर दो, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग कर दो, केमिकल को अलग कर दो, कुछ नहीं। आपने अगर इंजेक्शन भी होगा वो भी आपने इसी डिब्बे में डस्टबिन में डाल दिया। आपने अगर बनाना की पील होगी वो इसमें डाल दी और आप बाहर फेंक देंगे। और कोई अगर एनिमल बनाना पील अगर खा रहा होगा तो उसके मुंह में इंजेक्शन भी लग जाएगा। तो हम सेग्रीगेशन तो करते ही नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। एक अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी और गुड मैनेजमेंट। इन रूरल एरिया वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड टू मैन्योर। भाई रूरल एरियाज़ की जो लाइफ होती है वो काफ़ी नॉर्मल होती है और वो लोग मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपना जो वेस्ट है उसको खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर बायोगैस में के फ्यूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट किस तरीके से है। देखिए एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो आसानी से आपके एनवायरनमेंट में घुल मिल जाएगा, उससे दिक्कत नहीं आएगी। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग करो और इंडस्ट्रियल वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट को अलग करो, पर हम लोग ये सब करते नहीं हैं। टॉक्सिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग करो, केमिकल वेस्ट, ई वेस्ट को अलग करो, हम कुछ भी नहीं करते हैं। वेस्ट मस्ट बी कवर्ड। डस्टबिन है पड़ा हुआ है, उसको ढकने वकना है ही नहीं, और नहीं ढकेंगे तो आप खुद सोचिए कि कितने इंसेक्ट्स उस पर जाएंगे, वो इंसेक्ट्स कितनी बीमारियाँ फैलाएंगे। ठीक। स्टोरेज वेस्ट, स्टोरेज में देखिए हमारे पास एक अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए कि वेस्ट को कहाँ पर स्टोर करना है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। ठीक है। कलेक्शन ऑफ बिन्स, जो भी आप डस्टबिन्स वगैरह का कलेक्शन होता है, घरों से कूड़ा लिया जाता है, वो कवर्ड होना चाहिए। स्टोरेज बिन मस्ट बी डिज़ाइन, और उनको इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि जब उन्हें आप ट्रांसफ़र करें ट्रक्स में तो वो प्रॉपरली हो, सामान इधर उधर गंदगी गिरे ना। मैनुअल हैंडलिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मैनुअल अगर उसमें होगा तो जो इंसान ये सब चीज़ कर रहा होगा उसे डिसीज़ हो सकती है। देखिए MSW को ऊपर हमने कहा था कि MSW म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की कैटेगराइजेशन आपको नीचे बताएंगे। तो देखिए रिसाइकल वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेब्रीज और हजार्डियस वेस्ट। ठीक है। तो ये आपके बुक में भी चार्ट होगा। ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके में वैसे भी नहीं, सिर्फ ये चार्ट ही है, और ना ही आपको इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें चार्ट है और बहुत नॉर्मल है ये।
डंपिंग और लैंडफिल्स आपको पहले भी बताया था। डंपिंग लैंडफिल्स क्या है कि आपका जितना भी वेस्ट होता है उसको भाई एक ओल्ड मेथड है जिससे कि आप सारे वेस्ट को कहीं ना कहीं आप रख दें, कहीं पर डिस्पोज कर दें। कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली वगैरह में अगर आप कभी जाएंगे, दिल्ली गाज़ियाबाद के बॉर्डर पे, तो आपको पूरे पूरे पहाड़ देखेंगे बीच में। वो पहाड़ किस चीज़ के हैं? जो हमने गंदगी करी है उसका कलेक्शन है वो सब, ठीक। तो उस चीज़ को कभी कभार कुछ गड्ढे होते हैं, गड्ढों को फिल करने के लिए उसमें वेस्ट डाल दिया जाता है, तो इसी वजह से ये लैंडफिल वर्ड वहीं से आया है, ठीक है। ये देखिए, ये एक जगह का फ़ोटो है और ये देखिए ये जो पहाड़ है, ये वो पहाड़ है जो आपने हमने मिलके गंदगी करी होगी, तो उससे ये पहाड़ बना हुआ है। अब सोचिए जो लोग यहाँ इसके आसपास रहते होंगे वो उन्हें कितनी स्मेल यहाँ पर कैसी आती होगी, लोग कैसे रह पाते होंगे, और वहाँ पे वाटर कितना कंटेमिनेटेड होता होगा, कितना ख़राब पानी होता होगा वहाँ पर। एनवायरनमेंट सोचिए वहाँ का। दिल्ली में अगर आप कभी जाएंगे तो ओखला एरिया है और तीमरपुर एरिया है, वहाँ पर बेसिकली ये डंपिंग का काम करा जाता है। क्या है भाई, वहाँ पे जगह कैसी है, वहाँ पे बैड ओडोर, स्मेल बहुत गंदी है, वाटर कंटेनमेंट, पानी हमेशा ख़राब रहता है, और कम से कम इस चीज़ को कवर करने के लिए 15 सेंटीमीटर का थिक कवर चाहिए आपको इन सारी गंदगी को कवर करने के लिए, वरना बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलेंगी। और ये सब कुछ डिपेंड किस पे करता है कि आप जब लैंड फिल्स के लिए जगह ढूंढते हैं तो वो सब इनके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, रेनफॉल कितनी है, विंड्स किस तरीके से चलती हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी डिटेल में आपके बारे में सिलेबस में नहीं है कि किस किस तरीके से वर्क करता है, सिर्फ इतना ही है। अब कंपोस्टिंग क्या चीज़ है? कंपोस्टिंग क्या है? इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल मैन्योर। यानी कंपोस्टिंग का मतलब हो गया जो भी बायोडिग्रेडेबल आपका वेस्ट है, जैसे कि लीव्स, आपके छिलके, आपके फेंका हुआ खाना, उसको आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं खाद के अंदर, ठीक है। तो क्या करते हैं आप, मान लीजिए आपका बायो ऑर्गेनिक वेस्ट है, आपने सॉइल, वाटर और एयर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हीट निकली और फिर बाद में आपका फिनिश्ड कंपोस्ट बन जाता है, ठीक है। तो आपके इन मटेरियल पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, एयर, इन सब का इफेक्ट पड़ता है, और जिससे CO2 जनरेट होती है और फाइनली आपको आपका मैन्योर मिल जाता है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? भाई ये सॉइल को एनरिच कर देता है, मॉइस्चर इसमें क्रिएट करता है, और प्लांट्स को डिसीज़ से बचाता है, पेस्ट से बचाता है, रिड्यूस और केमिकल फर्टिलाइजर की नीड कम कर देता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड फंगी, और ये आपकी जगह पर जो आपका लैंड है वहाँ पर बैक्टीरिया बढ़ाता है और फंगी बढ़ाता है, कौन से? जो आपके प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी हैं। ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर टू क्रिएट ह्यूमस, और ह्यूमस क्रिएट करता है, ह्यूमस एक तरीके से खाद को ही कहते हैं। मीथेन कम करता है, एंड लोअर योर कार्बन फुटप्रिंट्स, और कार्बन को कम करता है। अब देखिए, ये आपने टॉपिक बहुत बार पढ़ा होगा, रिसाइकलिंग, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, इस तरीके से 3 R's कहलाते हैं। तो रिसाइकलिंग क्या है? रिसाइकलिंग एक वो चीज़ है जिससे आप अपने वेस्ट मटेरियल कन्वर्ट कर सकते हैं न्यू मटेरियल या किसी ऑब्जेक्ट में। आपके स्कूल्स में कई बार क्राफ्ट में इस तरीके का प्रोजेक्ट भी मिलते हैं कि भाई आप वेस्ट मटेरियल से बनाइए। तो आप लोग क्या करते हैं, आप जो आपकी आइसक्रीम की स्टिक्स होती हैं उससे आप बोट बना देते हैं, तो वो आपका क्या है, आपका वेस्ट मटेरियल होता था स्टिक्स, और इससे आपने न्यू मटेरियल बना दिया। सो दैट इज़ रिसाइकलिंग। आपने देखा होगा जो आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आती हैं उसका आपने किस तरीके से इस्तेमाल करा, उसको आपने यूज़ कर लिया घर में। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में आपने पेप्सी पी, उसमें पानी भरा और अपनी फ्रिज में रख दिया, आपका यूज़ आ गया। कभी कभार आप छोटे छोटे अगर बॉल्स होते हैं वो अगर ख़राब हो गए हैं तो अंदर उसमें आपने ये प्लांट्स वगैरह लगा दिए। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप रिसाइकिल कर सकते हैं। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट, तो आज से क्या फ़ायदा हो रहा है कि जो वेस्ट मटेरियल जो आप बार यूज़ कर रहे हैं दोबारा, तो उससे वेस्ट जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज को आप बचा रहे हैं। आपकी कोई लकड़ी है वो और ख़राब हो गई है तो आप उसको दोबारा अगर यूज़ कर रहे हैं किसी और चीज़ में, तो नेचुरल रिसोर्सेज का दोबारा यूज़ हो गया। तो एक तरीके से आप नई खरीदते तो भाई उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता।
तो यहाँ पर आपने वही चीज़ दोबारा यूज़ कर ली, इसलिए आपने कंजर्व कर लिया एक तरीके से। इकोनॉमिकली बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर आपके घर में कोई चीज़ पड़ी है उसको आपने 2-3 बार यूज़ कर लिया अलग चीज़ों में, तो आपका इकोनॉमिकली बढ़िया रहा ये, तो आपको पैसे खर्च नहीं करना पड़े। प्रिवेंट पॉल्यूशन बाय रिड्यूसिंग द नीड्स ऑफ कलेक्ट न्यू रॉ मटेरियल। अब भाई नए रॉ मटेरियल के लिए आपको क्या होता है, आपको माल चाहिए रॉ मटेरियल के लिए। प्रिवेंट पॉल्यूशन बाय रिड्यूसिंग द नीड ऑफ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के लिए कंपनीज अलग अलग जगह पर खोजती हैं, उससे कि पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो आपने इस्तेमाल, आप जो अपनी पुरानी चीज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर डिमांड भी कम होगी। डिमांड कम होगी तो इंडस्ट्रीज़ इतनी माल नहीं बनाएंगी, तो रॉ मटेरियल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत नहीं पड़े तो पोल्यूशन भी कम होगा। सेव्स एनर्जी। अब आपने एक चीज़ बार यूज़ कर रहे हो, तो जहाँ पर वो चीज़ बनती होगी वहाँ पर यूनिट कम बनेंगी। जब यूनिट कम बने तो एनर्जी आप सेव करवाओगे। तो रिसाइकलिंग के इतने सारे आपके बेनिफिट्स हो गए। देखिए, अब आपके एग्ज़ाम में कभी भी आ सकता है कि भाई मेनली पेपर का बहुत पूछा जाता है। कहाँ चला गया पेपर का, ये है पेपर का, कि पेपर की को आप रिसाइकिल कैसे कर सकते हो, पेपर के बारे में कुछ। तो ये आपको पेपर, ऐश, आपकी थ्रेड्स, आपकी अलग अलग तरीके के जो वेस्ट है उनको आप किस किस चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे पेपर को आप कन्वर्ट कर सकते हो, कार्डबोर्ड को कन्वर्ट कर सकते हो आप पेपर में दोबारा। ऐशेस को आप ईंटों में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे घर बन सकते हैं। आप थ्रेड्स को जो ख़राब हो चुकी हैं उनको कारपेट बना सकते हो उनका, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो आप फेंकने वाले मटेरियल हैं जो टूट टाट गए हैं, उनको आप उनसे आप चेयर्स टेबल्स बना सकते हो। आप कारपेट वेस्ट से क्या कर सकते हो, लो कॉस्ट रक्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी वेस्ट मैनेजमेंट में थी, ठीक है। तो अब ये फ़िलहाल आपका जाके टॉपिक ख़त्म हो चुका है, और साथ ही साथ ज्योग्राफी भी आपकी ओवर हो गई है। ज्योग्राफी क्लास 10th की कंप्लीट। ओके, नाउ अब आपसे कहा गया था कि आईसीएसई को इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है क्लास 9 10th के लिए, वो क्या है। देखिए, क्लास 9 10th के लिए जो आईसीएसई की साइट है www.cisce.org, इस पर कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं, जिसमें दिया हुआ है कि जो आपके पेपर्स आपके लेफ़्ट रह गए थे इस साल कोरोना की वजह से, जो जुलाई में एग्ज़ाम्स होने वाले थे, 4 पेपर्स 10th क्लास के बच्चों के रह गए थे, तो उनमें आपको किस तरीके से मार्क्स दिए जाएंगे, तो उसकी कैलकुलेशन के बारे में दिया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कोरोना की वजह से इस साल स्कूल नहीं लग पा रहा है, और 31 जुलाई तक तो अभी तक गवर्नमेंट ऑर्डर भी आ गया है, स्कूल नहीं चलेगा, ऑनलाइन या फिर वीडियो की क्लास होगी जैसे आपको अभी दी जा रही है। तो इस कंडीशन में जब बच्चे क्लास में नहीं आ पाएंगे तो सिलेबस थोड़ा सा कम करा गया है। तो रिड्यूस सिलेबस 9th का इस साल क्या रहेगा, 10th का क्या रहेगा, उसके बारे में जानकारी है, ठीक है। तो आप, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इस पे जाइए और देखिए, बिकॉज अगर इस पे आप बिना देखे करेंगे तो आप शायद थोड़ा सिलेबस ज़्यादा कर लें, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, आपकी यूज़फुल नहीं रहेगा। ओके, थैंक यू। आगे से हम जो नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे वो 2-4 दिन में उसकी वीडियो हम पहले लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।